मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो आज की आपकी पहली क्लास है कम्युनिकेशन यानी संचार के बारे में। तो आइए बात करते हैं संचार क्या होता है। संचार, जिसे आम बोलचाल की भाषा में कम्युनिकेशन भी कहते हैं, जीवन पर्यंत चलता है। जब एक मनुष्य जन्म लेता है एक जीवित छोटे से जीव के रूप में, तब से ये शुरुआत होती है और मृत्यु तक चलता रहता है। भोजन, वस्त्र, आवास के साथ साथ मनुष्य की एक और मूलभूत आवश्यकता होती है, किस तरह से अपनी विचारों को वो व्यक्त करता है तथा साथ साथ रहने वालों के साथ किस तरह से वो बातचीत करता है। यह एक प्रवृत्ति है जिसके लिए वो हमेशा उत्सुक रहता है। यह भावना समसामयिक सभ्यता में विद्यमान रहने या बने रहने के लिए आवश्यक शर्त बन गई है ना। कम्युनिकेशन यानी संचार अत्यंत ही ज़रूरी है अगर मनुष्य को आगे बढ़ना है तो। संचार संवाद के बिना आधुनिक जीवन का कोई अस्तित्व ही नहीं है और संचारहीन जीवन की कल्पना कर ही नहीं जा सकती है। प्रोफेसर I.P. तिवारी के अनुसार संचार जीवन के साथ आरंभ होता है तथा जीवन की समाप्ति पर ही इस पर विराम चिन्ह लगता है। संचार के बिना जीवन अर्थहीन ही नहीं, अस्तित्वहीन भी हो जाता है। जो अपनी बात नहीं रख पाता है या दूसरों से अपनी बात नहीं कह पाता है, उसका जीवन बेकार है। अर्थ, अब इसका अर्थ जानते हैं। जब शिशु गर्भ में होता है, उसकी समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति अपने आप हो जाती है और वो पूरा तरह से सुरक्षित होता है। किंतु जन्म लेने के बाद उसकी स्थितियां बदल जाती हैं। पहले रोना उसको ये बताता है कि वह बाहरी दुनिया के नए परिवेश से संपर्क स्थापित करना चाहता है और इसे अभिव्यक्ति का प्रथम कृत्य कहा जा सकता है। नवजात शिशु अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संचार का सहारा लेता है, यानी कि रोना शुरू करता है। भावनाओं की अभिव्यक्ति करता है, विचारों का आदान प्रदान मनुष्य के जीवन पर्यंत चलता रहता है और उसकी विभिन्न ज्ञानेंद्रियां यानी सिक्स सेंस, आँख, नाक, कान, त्वचा, जीवा इस कार्य में मनुष्य की सहायता करती हैं। ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से ही मनुष्य अपने जीवन के समस्त अनुभव बटोरता है या प्राप्त करता है और दूसरों के साथ बांटता भी है। अनुभव एवं अनुभूतियों को बटोरने और बांटने की यही प्रक्रिया संचार कहलाती है। आदिकाल से ही मनुष्य अलग अलग भाव भंगिमाएं बनाकर अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करता आया है। जब भाषा, चित्रकला, संगीत, नृत्य, साहित्य के अलग अलग विधाओं का विकास हुआ तो मनुष्य को अभिव्यक्ति के अनेक माध्यम मिल गए और अपने अनुभवों को दूसरों के साथ बांटने के लिए और अधिक सक्षम होता गया। अब इसकी परिभाषाओं के बारे में बात करें तो संचार एक आधुनिक विषय होता है। मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, शिक्षा शास्त्र जैसे विषयों से इसका सीधा संबंध है और विभिन्न विचारकों ने अपनी परिभाषाएं इस प्रकार प्रस्तुत की हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, दहामा के अनुसार कम्युनिकेशन इज़ एन एक्ट by which a person shares the knowledge, feelings, ideas, information, etc. in ways that each gains a common understanding of the meaning, intent and use of messages. संचार एक इस तरह की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति अपनी ज्ञान, अपने अनुभव, अपने विचार को इस तरह से आदान प्रदान करता है कि दूसरा व्यक्ति उसके संदेश को आसानी से समझ सके और उसका प्रयोग कर सके अपने तरीके से। अब डॉक्टर श्यामा चरण दुबे के शब्दों में संचार सामाजिकरण का प्रमुख माध्यम है। संचार द्वारा ही सामाजिक और सांस्कृतिक परंपराएं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचती हैं। संचार की विभिन्न विधाओं के बिना सामाजिक निरंतरता बनाए रखने की कठिनाइयों का अनुमान सहज ही किया जा सकता है। समाजीकरण की प्रत्येक स्थिति और उसका हर रूप संचार पर आश्रित है। मनुष्य जैविकीय प्राणी से सामाजिक प्राणी तब बनता है जब वह संचार द्वारा सांस्कृतिक अभिवृत्तियों, मूल्यों और व्यवहार तथा प्रकारों को आत्मसात कर लेता है। तो ये तो होगी परिभाषा। अब जानते हैं संचार के तत्व क्या क्या होते हैं।
संचार के तत्व में आते हैं संचारक यानी कम्युनिकेटर, संदेश यानी मैसेज, संचार माध्यम यानी चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन और प्राप्तकर्ता रिसीवर। संचार प्रणाली के अध्ययन के अंतर्गत संचार के विभिन्न तत्वों के बारे में बात की जाती है, जो कि इस तरह से जैसे मैंने बताया। अब संचारक, ये इसका संचार प्रक्रिया का स्रोत होता है, इसी से आरंभ होता है संचार प्रक्रिया का। इसे प्रारंभ बिंदु भी कह सकते हैं। इसके कई नाम या रूप हो सकते हैं। वह संकेतीकरण करता है, अतः संकेतक भी कहलाता है। किसी तथ्य या सत्य को प्रस्तुत करना और लोगों को उसके द्वारा प्रभावित करना अत्यंत चुनौती भरा तथा दायित्वपूर्ण कार्य होता है। इसका कर्तव्य होता है कि सामाजिक जिम्मेदारियों से परिपूर्ण उसकी प्रस्तुति मात्र तथ्यों, विचारों, सूचनाओं को प्रेषित नहीं करती, वरन लोगों को परिवर्तन की ओर भी अग्रसर होने के लिए उत्प्रेरित करती है, यानी बहुत प्रेरणा देती है। तथा संचारक को अत्यंत सूझबूझ के साथ काम करना पड़ता है। इसका व्यक्तित्व संतुलित होना चाहिए, विषय का विस्तृत ज्ञान होना चाहिए, अलग अलग संचार माध्यमों की समझ होनी चाहिए, निर्णय क्षमता विवेकपूर्ण होनी चाहिए और सबसे बड़ी बात, ईमानदारी और अपने काम के प्रति रुचि अवश्य होनी चाहिए। इसको सहिष्णु, दयालु, विनम्र, मित्रवत तथा निस्वार्थ भाव से काम करने वाला होना चाहिए। इसी तरह का व्यक्ति जन कल्याण के विषय में सोच सकता है तथा सही सूचनाएं प्रसारित कर सकता है। अब नेक्स्ट अब इसके अंतर्गत संदेश का चयन, संचारक किस तरह से अपने संदेश को चुनता है, संदेश को विवेचना कैसे करता है और फिर चयन कैसे करता है। संचार माध्यम का किस तरह का माध्यम होना चाहिए ताकि संचार हो सके, और प्राप्तकर्ता का चयन भी एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य होता है। संचारक के गुण कौन कौन से होते हैं, इसको विषय ज्ञान, संचार कौशल होना चाहिए, जितने भी संचार माध्यम हैं उनका ज्ञान होना चाहिए, अपने कार्य में रुचि, एटीट्यूड अच्छा, अभिवृत्ति होनी चाहिए, विश्वसनीय होना चाहिए, व्यवहार अच्छा होना चाहिए और बहुत ही ईमानदार होना चाहिए। अब नेक्स्ट बात करते हैं संदेश के बारे में। संदेश के पीछे एक निश्चित उद्देश्य या गोल यानी लक्ष्य होता है। ये उद्देश्य शैक्षिक महत्व के होते हैं तथा ग्रहणकर्ता तक सूचनाएं प्रसारित करने से संबंधित होते हैं। संचारक के पास कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं तथा जानकारियां होती हैं जिन्हें वह ग्रहणकर्ता तक इस उद्देश्य के साथ पहुंचाना चाहता है ताकि वे उसे ग्रहण करें और अपना लें। जब वो ग्रहण करके अपनाते हैं तभी संदेश सफल हो सकता है। डॉक्टर रणजीत सिंह के अनुसार एक अच्छे संदेश को प्रामाणिक, सुस्पष्ट, व्यापक तथा ग्रहणकर्ता के लिए उपयोगी भी होना चाहिए। अब इसकी विशेषताएं क्या क्या होती हैं। इसको स्पष्ट, सहज होना चाहिए, सरल होना चाहिए, स्पष्ट हो, लाभप्रद होना चाहिए, इसकी अनुरूपता होनी चाहिए, सामाजिक एवं सांस्कृतिक मितव्यय होना चाहिए, विभाज्यता यानी पूरे समुदाय एवं वर्ग के कल्याण में होना चाहिए, जन संबोधित एवं बहुहितकारी होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए जिससे पूरे जन समुदाय को इससे लाभ मिले। फिर नेक्स्ट है संचार माध्यम। ये एक कड़ी होते हैं या सूत्र होते हैं जो कि संचारक तथा ग्रहणकर्ताओं को आपस में जोड़ते हैं। इसके द्वारा संचार संदेश प्रसारित होता है। पत्र पत्रिका, बुलेटिन, रेडियो, टेलीविज़न, माइक्रोफोन, फिल्म, टेलीफोन, कुछ भी हो सकता है संचार माध्यम। ये सभी प्रसार शिक्षण की पद्धतियाँ होती हैं। यही पद्धतियाँ संचार माध्यम भी होती हैं। इनका समुचित उपयोग तभी हो सकता है जब संदेश की प्रासंगिकता एवं ग्रहणकर्ता के शैक्षिक स्तर को देखते हुए इनका उपयोग सही ढंग से किया जाए। प्रभावकारी परिणाम के लिए सही चयन भी आवश्यक है। वैयक्तिक संचार उपयोगी हो सकता है जो किसी अन्य बात को प्रसारित करने के लिए जिन संचार माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। विधि प्रदर्शन के लिए छोटे समूह को
संबोधित करना चाहिए, जबकि प्रचार के लिए बहुत बड़ा संपर्क स्थापित करना पड़ता है। इसके सफल उपयोग के लिए निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना चाहिए। उपयुक्तता। सभी संचार माध्यम उपयुक्त नहीं होते हैं। इसके उपयुक्तता इसमें संदेश में निहित विषय तथा ग्रहणकर्ता पर निर्भर करती है कि जो ग्रहण करने वाला है यानी प्राप्तकर्ता किस प्रकार का, उसका व्यवहार कैसा है। यदि किसी काम करने का तरीका बताया गया है तो इसके व्यवहारिक पक्ष को देखते हुए विधि प्रदर्शन, फिल्म, टेलीविज़न, फोटोग्राफ, पोस्टर जैसे माध्यमों को चुनना चाहिए। ऐसे संदेश करके दिखाए जाने चाहिए ताकि वे ग्रहणकर्ता की रुचि जगा सकें और उन्हें आकर्षित करें, तभी वो प्रभावी हो सकते हैं। ग्रहणकर्ता यदि साक्षर नहीं है यानी